जी स्टूडेंट्स, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ बैंक मैनेजमेंट। नॉर्मली क्या होता है कि बैंक्स को डील करना होता है डिपॉजिट्स से और फर्दर लेंडिंग से। तो डिपॉजिट्स जब आते हैं तो ज़ाहिर बात है जिसने डिपॉजिट करवाया है वो एट एनी टाइम विड्रॉल के लिए भी आ सकता है। वो जो रिस्क है ना कि विड्रॉल अगर ज़्यादा होंगे तो यू नो व्हाट वी विल डू, उसके कॉन्टेक्स्ट में देयर आर सर्टेन काइंड ऑफ प्रॉब्लम्स विच कैन बी क्लासिफाइड एज लिक्विडिटी मैनेजमेंट। कि जब कोई विड्रॉल के लिए आए तो यू मस्ट हैव सर्टेन अमाउंट ऑफ कैश एट योर ब्रांच। नंबर 2 है एसेट मैनेजमेंट। जो बैंक के एसेट्स हैं, जो बैंक ने डिफरेंट लोन्स दिए हुए हैं, उनको कैसे मैनेज करना है। लाइबिलिटी मैनेजमेंट की जो आपकी लाइबिलिटी है, जो डिपॉजिट्स आपने पे बैक करने हैं, उसको कैसे मैनेज करना है। और लास्टली है कैपिटल एडिक्वेसी मैनेजमेंट। कैपिटल कितना होना चाहिए, रिक्वायरमेंट ऑफ कैपिटल पूरी हो रही है या कैपिटल के ऊपर जो रिटर्न है वो सफिशेंटली पे बैक हो रहा है या नहीं हो रहा। तो लेट्स डिस्कस वन बाय वन। द वेरी फर्स्ट पॉइंट इज़ लिक्विडिटी मैनेजमेंट। एज आई हैव टोल्ड यू कि जब भी डिपॉजिट्स आते हैं तो बैंक को उन डिपॉजिट्स का सर्टेन परसेंटेज एज रिज़र्व रखवाना होता है, रिज़र्व रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए। तो लिक्विडिटी मैनेजमेंट का मतलब ये है कि आपके ब्रांच में इतना कैश हो कि या इतने रिजर्व्स हों कि अगर कोई अनसर्टेन विड्रॉल हो तो यू कैन मीट अप दैट रिक्वायरमेंट। अदरवाइज बैंक कैन यू मूव टूवर्ड्स फेलियर और यू नो बैंक्रप्सी। तो अब हम डिस्कस करते हैं विद एग्जांपल कि कैसे हो सकता है बैंक्रप्सी अगर बैंक सर्टेन अमाउंट ऑफ रिजर्व सही से मैनेज नहीं करेगा। ठीक, फॉर एग्ज़ाम्पल बैंक के पास डिपॉजिट्स आए थे 100 मिलियन के। आउट ऑफ 100 मिलियन अगर हम ये कहते हैं कि जी 10% आपकी रिक्वायरमेंट है, रिजर्व रिक्वायरमेंट, तो इसका बनता है 10%, 10 मिलियन। लेट से बैंक ने 10 मिलियन की बजाय 20 मिलियन ऑफ रिजर्व्स रखवा दिए बैंक के अंदर, इनके एक्स्ट्रा 10 मिलियन रखवा दिए। रिमेनिंग 80 मिलियन के लोन दे दिए। 10 मिलियन की कोई सिक्योरिटीज़ बैंक ने बाई की हुई हैं और कैपिटल बना है आपका 10 मिलियन का। इस स्टोरी के अंदर हमें देख रहे हैं कि रिज़र्व रिक्वायरमेंट से ज़्यादा रिजर्व्स आपके पास पड़े हुए हैं। अब लेट सपोज ये एक बैंक था, अब कोई और बैंक है, या अगर वही बैंक यू नो अगर ऐसा ना करे जैसे हम कह रहे हैं और वो कहें कि जी जितना रिज़र्व रिक्वायरमेंट है यानी कि अगर सिर्फ 10 मिलियन ही रखें तो क्या स्टोरी बनती है, इस पर बाद में आती हूँ। पहले इसी को कंटिन्यू कर लेते हैं। लेट्स से कि जी इसके बाद 10 मिलियन का विड्रॉल हुआ ब्रांच में। जब विड्रॉल होगा तो आपके डिपॉजिट्स कम हो रहे हैं 90 मिलियन से। एट द सेम टाइम जो आपके रिजर्व से वो भी कम होंगे, क्योंकि रिजर्व्स कहाँ से आ रहे हैं, यहीं से आ रहे हैं ना। तो जब 90 मिलियन डिपॉजिट्स रह गए हैं तो फिर आपके रिजर्व्स भी अब 10 मिलियन रह गए। जब 10 मिलियन रह गए तो स्टिल अगर मैं देखूँ तो डिपॉजिट्स है 90 मिलियन, इसका वैल्यू 10% तो बनता है 9 मिलियन की इक्वलेंट। यानी कि स्टिल यू हैव एक्स्ट्रा 1 मिलियन विद यू टू पे ऑफ सर्टन काइंड ऑफ लाइबिलिटीज़। तो ये एक अच्छा साइन है। अगर यहाँ पर 10 मिलियन रखा हुआ होता तो फिर वो यहाँ से 10 मिलियन ख़त्म हो जाता, क्योंकि यही बढ़ा है ना पैसे जो एक्स्ट्रा हैं जो आप पे बैक कर सकती हो। ये तो आपने लोन्स दे दिए हुए, तो उनकी तो रिकवरी पीरियड पूरा होगा तो मिलेंगे ना। ये रिजर्व्स हैं जो कि आप सेंट्रल बैंक से निकलवा के किसी को पे कर सकते हो। तो अगर आपने एक्स्ट्रा ना रखे हुए होते जैसे बताया हुआ नहीं हुआ आपको, तो फिर अगर विड्रॉल हो गए तो आपको प्रॉब्लम हो सकती थी। सो वो कहता है कि इफ़ अ बैंक हैज़ एम्पल एक्सेस रिजर्व्स, a deposit outflow doesn't necessitate changes in other parts of its balance sheet, right? अब आते हैं टुवर्ड्स एक अनदर स्टोरी। डिपॉजिट्स है 100 मिलियन के, कैपिटल वही है 10 मिलियन का, रिजर्व्स है 10 मिलियन के, लोन है 90 मिलियन का। यानी कि अब बैंक ने 80 की बजाय 90 मिलियन के लोन से दिए हैं और रिजर्व्स रखे हैं 20 की बजाय 10 मिलियन के, और वही सिक्योरिटी से। हम सिर्फ डिस्कस करना चाह रहे हैं डिपॉजिट्स, रिजर्व्स और लोन्स की आपस के कॉम्बिनेशन को। अब क्या होता है कि लेट सपोज विड्रॉल हुआ, 100 से 90 रह गए डिपॉजिट्स। अब वो जो विड्रॉल हुआ है वो आपने कहाँ से पे बैक करना है, यू हैव टू पे आउट ऑफ योर रिजर्व्स। अब रिजर्व्स थे ही 10 मिलियन के, वो यहाँ पे ज़ीरो हो गया। अब जब यानी कि यू डोंट हैव एनी थिंग इन योर रिजर्व्स, और ये है। अब जब रिजर्व्स नहीं है तो क्या होगा, प्रॉब्लम ये आएगी आपके साथ कि आपको तो सेंट्रल बैंक की रिज़र्व रिक्वायरमेंट को पूरा करना ही करना है हर हाल में, और अगर आप वो रिज़र्व रिक्वायरमेंट पूरी नहीं करते तो फिर आप अपना काम सही से मैनेज नहीं कर सकते।
अब रिजर्व रिक्वायरमेंट पूरा करने के लिए इस केस में क्या ऑप्शंस हो सकती हैं, लेट्स डिस्कस। डिपॉजिट 90 मिलियन के हैं, आप किसी और बैंक या कॉरपोरेशन से 9 मिलियन, चूँकि 90 का 10% 9 होता है, तो 9 मिलियन आप बोरो कर लें। वही बोरो अमाउंट जो है ना आप एज रिजर्व शो कर दें सेंट्रल बैंक के अंदर। मतलब आप पहला काम ये कर सकते हैं कि आप बोरोइंग कर सकते हैं, और ऑब्वियसली जब बोरो करेंगे तो यू विल हैव टू पे अ सर्टेन परसेंटेज ऑफ इंटरेस्ट ऑन दैट बोरोइंग। उसके बाद मैं आती हूँ द अदर ऑप्शन। डिपॉजिट्स 90 मिलियन के हैं, रिजर्व्स 9 मिलियन के कैसे हुए हैं कि आपके जो सिक्योरिटीज़ हैं, लोन्स भी 90 मिलियन के ही रहे हैं, और आपने जो सिक्योरिटीज़ थी 10 मिलियन की, उससे आपने 9 मिलियन को आपने सेल आउट कर दिया, और जो 9 मिलियन मिला है वो आपने यहाँ पर एज रिजर्व मेंटेन कर लिया। अब सिक्योरिटीज़ की बाइंग एंड सेलिंग ऑब्वियसली कॉस्ट इसके अंदर इन्वॉल्व होती है। द मोस्ट सेफेस्ट सिक्योरिटीज़ आर द ट्रेजरी सिक्योरिटीज़, जो कि फेडरल गवर्नमेंट की इशूड होती हैं। उसमें इंटरेस्ट भी बहुत कम होता है और आपको ज़्यादा कॉस्ट बेयर नहीं करनी पड़ती। बट अगर कोई सिक्योरिटीज़ और हैं, कॉर्पोरेट सिक्योरिटीज़ हैं, तो फिर इट विल इन्वॉल्व ए हायर कॉस्ट, राइट। तो यानी कि पहला वे ये था कि हम बैंक्स बोरो कर लें दूसरे बैंक से। नंबर 2 इसके बैंक सिक्योरिटीज़ को भी सेल कर सकते हैं पे करके भी। द लास्ट ऑप्शन इज़, अभी ठहरे एक मिनट, हाँ अभी सेकेंड लास्ट ऑप्शन है। डिपॉजिट्स वही है 90 मिलियन के। अब बैंक क्या कर रहा है, अब बैंक सेंट्रल बैंक से बोरो कर रहा है 9 मिलियन, और वही बोरोड अमाउंट एज रिजर्व शो कर रहा है। जब आप सेंट्रल बैंक से बोरो करेंगे तो फिर ऑब्वियसली यू विल हैव टू पे इंटरेस्ट। वो इंटरेस्ट अब कौन सा होगा, डिस्काउंट रेट होगा। जब आप कमर्शियल बैंक से बोरो करते हैं तो आप फेडरल फंड्स रेट या इंटर बैंक रेट के ज़रिए बोरोइंग करते होते हैं, और जब आप सेंट्रल बैंक से बोरो करते हैं तो सेंट्रल बैंक से जो बोरोइंग का रेट होता है वो होता है डिस्काउंट रेट, और आप जानते हैं ऑलरेडी। लास्ट ऑप्शन क्या है कि आप डिपॉजिट्स को भी ना छेड़ें, कुछ भी ना करें, आप अपने लोन्स कम कर दें। यानी कि जो 90 मिलियन के लोन्स आपने दिए हुए थे आप उसको 81 पे ले जाओ। अब जब 81 मिलियन के लोन हुए हैं ना, तो इम्पैक्ट क्या होगा कि आपके पास रिकवर हो गए ना लोन। लेकिन ये रिकवरी है ना इतनी आसान नहीं है, क्योंकि ज़ाहिर बात है कि लोन्स की एक सर्टन ड्यूरेशन होती है, और वो सर्टन ड्यूरेशन के बाद ही लोन्स की पेमेंट होगी। तो इन दैट कॉन्टेक्स्ट सबसे डिफ़िकल्ट टास्क ये वाला होता है कि आप लोन्स को रिकवर कर लो। हाँ, एक ऑप्शन यहाँ पर ये हो सकती है कि आप दूसरे बैंक्स को अपने लोन से ना वो सेल ऑफ कर देंगे। मतलब आप ये लोन ले लो और मतलब रिकवरी आप कर लेना जब भी ड्यू डेट आएगी। ये भी एक मुश्किल काम है इस कॉन्टेक्स्ट में कि जो दूसरे कमर्शियल बैंक्स हैं वो आपके बॉरोवर पे ट्रस्ट क्यों करें। वो आपके कस्टमर को नहीं जानते, आपने किन टर्म्स पे लोन दिया है, वो उसका जो भी वो जो एक होता है ना कॉन्सेप्ट नो योर कस्टमर, वो नो योर कस्टमर वाली सीन से तो वो गुजरे ही नहीं है, उनको नहीं पता। तो ये भी एक डिफ़िकल्ट एंड ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल टास्क होता है कि आप अपने लोन्स किसी दूसरे कमर्शियल बैंक को सेल ऑफ करके उनसे रेवेन्यू या जो भी आपकी पेमेंट आएगी एंड देन उस पेमेंट को आप एज अ रिज़र्व शो कर दें। तो अगर देखो, अगर रिज़र्व एक्स्ट्रा होता तो हम ये जो 5 हमने सिनेरियोस डिस्कस किए हैं कि आप सिक्योरिटीज सेल कर दो, आप लोन्स को कम कर दो, आप बोरोइंग कर लो हम फेड और बोरोइंग कर लो हम कमर्शियल बैंक्स, हमें ये करना ही ना पड़ता अगर एक्सेसिव रिजर्व्स होते। अब रिजर्व्स अगर पूरे पूरे रखे हुए हैं तो फिर आपको इस तमाम सिनेरियो से गुजरना पड़ेगा। तो नॉर्मली क्या करते हैं कमर्शियल बैंक्स, दे ट्राई टू मेंटेन एक्सेसिव अमाउंट ऑफ रिजर्व विद सेंट्रल बैंक, ताकि अगर कोई अनसर्टेन इवेंट हो, कोई एक्स्ट्रा विड्रॉल हो तो वो उसको मीट कर सकें, राइट। ये हो गया जी लिक्विडिटी मैनेजमेंट। नंबर 2 है जी मेरे सामने एसेट मैनेजमेंट। अब एसेट मैनेजमेंट से क्या मुराद है, बैंक के एसेट्स कौन से होते हैं, जो बैंक ने डिफरेंट लोन्स दिए हुए हैं। अब जब भी आपने एसेट्स की बात करनी है ना, तो वो जो लोन्स हैं या वो जो सिक्योरिटीज़ हैं, पहले मैं लोन्स की बात कर लेती हूँ। जब भी आप लोन्स की बात करते हैं तो आपने कोशिश ये करनी है कि वो लोन्स आप उन लोगों को दें जो डिफ़ॉल्ट ना कर सकें। हम जानते हैं ना, हमने कस्टमर्स की पहले पहले नो योर कस्टमर की बात करते हैं। हम बात करते हैं कि आप अपने कस्टमर्स की क्रेडिट वर्थिनेस चेक करें, उसके ट्रैक रिकॉर्ड क्या था, प्रीवियस हिस्ट्री क्या थी, वो कितना मतलब आउटस्टैंडिंग रहा इन हिज पेमेंट्स। तो ये सब हम चेक करने के बाद, कैरेक्टर चेक करने के बाद ही हम लोन अवॉर्ड करते हैं। तो हमें कोशिश करनी है कि अपने रिस्क ऑफ डिफ़ॉल्ट को रिड्यूस करना है एज अ बैंकर। पहली बात ये। नंबर 2 है कि हमें इंटरेस्ट रेट को हाई करना है, हायर इंटरेस्ट रेट। यानी कि हम देखो, ये वो लोन्स हैं जहाँ पे आपको इंटरेस्ट रेट मिलेगा, आपकी इनकम होगी।
तो आपने कोशिश ये करनी है कि आप उन लोगों को या उन कॉर्पोरेशंस को लोन्स दें जहाँ से आपको मैक्सिमम अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट मिले, ताकि आपकी अर्निंग ज़्यादा से ज़्यादा हो। द थर्ड केस इज़ कि आपने कोशिश ये करनी है कि आपके जो लोन्स हैं वो वहाँ जाएँ जहाँ पर आपको लिक्विडिटी के इश्यूज़ ना हो। मतलब अगर आप चाहें तो आप अपने लोन्स को कॉल बैक करके और अपनी रिक्वायरमेंट ऑफ रिजर्व्स पूरी कर सकें। जैसे कि हम पढ़ते हैं ना डिमांड डिपॉजिट, वो यहीं पर भी, यहाँ भी होता है कि ऐसे लोन्स भी होते हैं जो जब भी लेंडर डिमांड करे तो बोरोवर इज़ लायबल टू पे बैक द लोन। तो इस तरह से बैंक कोशिश कर रहा होता है, तीन चीज़ों को देख रहा होता है। पहला है डिफ़ॉल्ट रिस्क, नंबर 2 है इंटरेस्ट रेट, और नंबर 3 है लिक्विडिटी। ऐसे ही अगर मैं सिक्योरिटीज़ की बात करती हूँ तो सिक्योरिटीज़ भी आपका एसेट ही है, अब एसेट मैनेजमेंट में ही आता है सिक्योरिटीज़ भी। तो सिक्योरिटीज़ भी ऐसी हों जिनकी लिक्विडिटी की प्रॉब्लम्स ना हो, और अगर हमें सिक्योरिटीज़ की ट्रेडिंग करनी हो तो इंटरेस्ट रेट या कॉस्ट ऑफ ट्रेडिंग कम से कम हो। तो जारी बात है वो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ में कॉस्ट कम होती है कंपेयर टू कॉर्पोरेट सेक्टर। और इसके अलावा हमें अगेन यहाँ भी रिस्क फैक्टर को देखना है कि सिक्योरिटी ज़्यादा रिस्की तो नहीं है, जितनी रिस्की सिक्योरिटी होगी उतनी ही उसकी बाइंग एंड सेलिंग एंड ट्रेडिंग मुश्किल होगी, राइट। तो हमने ये 2 पॉइंट्स डिस्कस कर लिए, अगले 2 पॉइंट्स में मैं बाद में करती हूँ डिस्कस।